हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन सरित क्लासेस। सो अभी इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, हमने कैबिनेट कमेटीज को किया था। अब हम करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज को। हालांकि मेरा एक बार तो मेरा मन था कि मैं दोनों लेक्चर्स जो है एक ही में करा दूं, बट थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाता, तो बच्चे जो है बच्चों की थोड़ी सी डिमांड ये थी कि सर लेक्चर्स थोड़े छोटे करवाइए। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ बच्चों, अगर आपको लाइफ में कभी भी कुछ करना है ना, तो ये मान के चलो मेहनत से कभी जी मत कराना। अगर आप मेहनत करने से डर लगता है ना, तो इट मीन्स ये मान के चलिए मंजिल अभी से आपके लिए बहुत दूर है। तो अगर लेक्चर आपको 2 से ढाई घंटे के मिल रहे हैं या 1.5 घंटे का मिल रहा है, तो ये मत सोचिए लेक्चर लेंगे। देखिए 5 से 10 मिनट का जो लेक्चर होता है वो कोई लेक्चर नहीं होता है, ठीक है। उसमें आपको फिर क्या होता है कि वो लेक्चर्स, ऐसे लेक्चर्स मैं भी करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें उसमें बस बेसिकली क्या होगा, पर आपको स्टैटिक करवाया जाएगा। स्टैटिक क्या होता है, जो चीज़ चेंज नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि स्टैटिक के साथ साथ थोड़ी सी डायनेमिक भी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी इंडियन पॉलिटी जो है उसमें कुछ चीज़ें स्टैटिक होती है, कुछ चीज़ें होती है जो डायनेमिक है, जो चेंज नहीं होंगी। तो स्टैटिक पोर्शन जो इसका होगा वो मैं जो है आपको 10 से 12 मिनट की वीडियो बनते होंगे, तो मैं उसमें बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन भी हो जाएगा और डायनेमिक हम कर रहे हैं, प्लस में कंसेप्ट कर रहे हैं। तो कंसेप्ट को समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए आप ये मत कहो कि सर लेक्चर लंबा जा रहा है या इसको छोटा करवाइए। देखिए हमारा मेन मोटो होना चाहिए, हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर देखिए ये तो आप ये थैंक्स करो कि टेक्नोलॉजी को, कि आज जो है टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। अदरवाइज तो क्या होता कि मैं बच्चों को, पहले क्या होता था, टीचर जो पढ़ाता था ना, वो बच्चों को ढूंढता था कि कोई बच्चा जो है मुझे मिल जाए जिसको मैं पढ़ा पाऊँ। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मुझे नहीं पता किस किस बच्चे के पास जा रहा होगा, ठीक है, मेरा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है। तो ये आपको क्या है, आपको घर बैठे, ठीक है, टेक्नोलॉजी ने इतना आपका काम आसान कर दिया है, तो क्यों ना उस चीज़ का आप बेनिफिट उठाएं, ठीक है। तो लेंथ मत देखिए कि लेंथ कितनी है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आप अगर जिस दिन ये देखेंगे ना यार लेक्चर लेंगे नहीं, फिर कभी कल वो कल कभी आता नहीं है और काम हमारा कभी बनता नहीं है, ठीक है। तो यही रीज़न है फेलियर के। सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेलियर जो देखते हैं वो यही होता है कि वो प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि चीज़ों को टालते हैं, आज नहीं कल, ठीक है। तो कभी एक सिचुएशंस हमारे साथ भी हुआ करती थी, ठीक है, जब स्टूडेंट लाइफ में हम थे। तो ये चीज़ें जो है हमें थोड़ी इग्नोर करनी है। चलिए, तो अभी जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो कैबिनेट कमेटी जो हम पढ़ चुके हैं, इसको अभी इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटीज करेंगे, ठीक है। देखिए कैबिनेट कमेटीज और पार्लियामेंट्री कमेटीज, इसमें फ़र्क क्या है, दोनों में नाम से ही पता है, ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो बनी हुई है वो बनाएगी, ठीक है। इसमें जैसे पीएम है, कैबिनेट कमेटी वो बनाएंगे जो पीएम है, वो डिसाइड करेंगे कि भी जो मेरे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनमें से किस किस को किसके नीचे कौन सी कमेटी दूँ। पार्लियामेंट्री कमेटीज, इसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट के मेंबर हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टी जो चला रही है उसके ही मिनिस्टर होंगे। इसमें आपके ऑपोजिशन के मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन के मिनिस्टर तो नहीं होंगे, ऑपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी पार्लियामेंट को इंक्लूड कर रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ एक कैबिनेट को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। ये इसमें मोटा मोटा फ़र्क है। अब बात आती है सबसे पहले क्वेश्चन की कि व्हाट आर पार्लियामेंट्री, ये मैंने पीसी लिखा है, इसका मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। ये है हमारा क्या, पार्लियामेंट्री कमेटीज, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि, क्योंकि देखिए अगर पूरा लिखूंगा यहाँ तक आ जाता तो स्पेस थोड़ा सा कम आए, इसलिए। तो व्हाट आर पार्लियामेंट्री कमेटीज, तो जैसे मैंने आपको जो पार्लियामेंट का चैप्टर करवाया था, जो लेक्चर पार्लियामेंट के मैंने 6 पार्ट्स में करवाया आपको, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, पार्लियामेंट का मेन काम क्या है, लेजिस्लेशन बनाना, यानी कि कानून बनाना। अब कानून बनाना कोई खिलौना तो है नहीं कि मेरा मन क्या उसको जैसा मर्जी बना दिया, नहीं। कानून बनाने से आपकी सोसाइटी, आपके लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारी इसकी जो है स्टडी करनी होती है। एक एक छोटे छोटे कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, वो काम होता है कानून बनाने का। अब पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो क्या होती है, बेसिकली एक खाका होता है, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्केलेटन बनाता है। जैसे हमारी बॉडी का क्या है, किससे बना है, स्केलेटन, यानी हड्डियों के ढांचों से। तो जो पार्लियामेंट बनाता है वो एक स्केलेटन होता है। इसके ऊपर जो कहते हैं ना कि पूरा फिलअप करने का काम, मांस मूस जो होता है ना, जो फ्लैश होता है हमारी बॉडी का, वो उसको फिल करने का काम जो है आपका कमिटीज़ करती हैं, ठीक है, और या फिर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, वो करते हैं। वो क्या करते हैं, जो स्केलेटन हमें बना है, ठीक है, स्केलेटन का मतलब क्या है, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पहले क्या बना था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लेके वो एक खाका बनाया था कि ऐसा ऐसा कुछ हम करेंगे। फाइनल हुआ कि उसमें मतलब कोई चीज़ें हटा दी गई, कुछ ऐड कर दी गई। सिमिलरली ये स्केलेटन बना दिया पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट क्या करती है कि देखो जी ये ढांचा हमने आपको बना के दे दिया है, कानून ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए। अब वो फॉलो कैसे होगा, कब लागू होगा, उसके क्या रूल्स होंगे, वो सब कुछ जो है या तो आपकी कमेटीज या फिर एग्जीक्यूटिव्स करके देते हैं, ठीक है, जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है
तो कानून बनाना कोई हंसी मजाक की खेल की बात तो है नहीं। उसके अंदर जो स्केलेटन बनाना है, वो स्केलेटन भी आपको पहले जांच विचार करना है कि क्या चीज़ें डाली जाए क्या ना डाली जाए, ठीक है। उसके लिए जो है अब पार्लियामेंट जो है वो आपको पता है जब उसके सेशंस होते हैं, ठीक है, साल में 3 बार तो वो बैठती है। सबसे पहले बजट सेशन होता है, देन मानसून सेशन होता है और देन उसके बाद विंटर सेशन होता है। अब 3 सेशंस में मान के चलिए 2 महीने से ज़्यादा कभी बैठती नहीं है, ठीक है, कभी मान लो 2.5 महीने बैठ गई, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया 2.5 महीने, लेकिन मैं बोलता हूँ ऑन एन एवरेज वो सिर्फ और सिर्फ कितने 2 मंथ्स के लिए काम करती है, जिसके अंदर उसको मान के चलिए एक बिल तो पास करना नहीं होता, एक चीज़ पर कानून तो बनाना है, बजट भी पास कराना है, उससे रिलेटेड बाकी 10 कानून और पास करवाने हैं, वो सारे काम उसको एक ही सेशन में विदिन 60 डेज के अंदर करना है। अब मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो भाई उसके लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई ये हमारा कानून है, इसको हम लाना चाहते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो सारी चीज़ें देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि हम पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री, अब इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, कौन कौन सी होती है वो भी देखेंगे। तो पार्लियामेंट्री क्लासिफिकेशन में बताऊंगा मैं आपको कि कौन सी कमेटी बस क्या क्या मैटर जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पार्लियामेंट के जो आपके मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसको जो है हम कमेटी को देते हैं, और कमेटी सारा एक एक क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करती है इस लॉ के बारे में, ठीक है, क्या ये पॉजिटिव है, इसके क्या प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं, सब कुछ, लाभ हानियाँ, ठीक है, वो सब कुछ। फिर ये तो हो गया, हमने डिस्कस कर लिया पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती हैं, वो कमेटियाँ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में आएगा सर पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है, तो फिर तो हर एक कमेटी हम देखते हैं जैसे कैबिनेट कमेटी, वो भी तो पार्लियामेंट बना रही थी, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं बना रही थी, कैबिनेट कमेटी जो है आपकी कौन बना रहा था, लोकसभा, ठीक है, क्योंकि लोकसभा के अंदर ही तो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, हालांकि कुछ मेंबर्स जो है राज्यसभा भी आते हैं, लेकिन काम किस में करते हैं, वो लोकसभा में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटीज में आपके दोनों हाउसेस इंक्लूड होते हैं, चाहे लोकसभा हो और चाहे आपका राज्यसभा हो। क्लियर है इतना? चलिए, उसके बाद अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो बिल्कुल सही है कि अगर हमें कैसे पता चलेगा कि पार्लियामेंट्री है या कैबिनेट कमेटी है, कैसे। कैबिनेट कमेटी का तो सिंपल है, हर नाम के आगे उसके लिखा हुआ मिलेगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑफ दिस, कैबिनेट कमेटी ऑफ दैट, ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा। तो उसमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे पहचानें। अब बात आती है पार्लियामेंट्री कमेटी कि पार्लियामेंट्री कमेटी इसको कैसे देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कुछ कंडीशंस दी गई है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर वो ध्यान में रहेगी तो आप कह सकते हो हाँ ये जो है पर्टिकुलर कमेटी आपकी क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये बोला गया है कि जो कमेटी आप जिसकी बात कर रहे हो पार्लियामेंट्री कमेटी की, ठीक है, पीसी यानी कि पार्लियामेंट्री शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वो कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है अपॉइंटेड, या तो अपॉइंट किया जाए किससे, अपॉइंटेड बाय हाउस। अब हाउस कौन सा, कोई भी हो सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से कोई भी हाउस के द्वारा अपॉइंट हो और या फिर इलेक्टेड हो, ठीक है भाई, कोई इलेक्शन के द्वारा बनाई गई हो या फिर अपॉइंट की गई हाउस के द्वारा, या फिर इसी के अंदर और या तो ये कंडीशन मीट करती हो भाई हाउस के सभी मेंबर्स ने मिलकर अपॉइंट किया या इलेक्ट किया, या फिर वो नॉमिनेटेड हो किसके द्वारा, नॉमिनेटेड हो स्पीकर ऑफ लोकसभा और या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर ये एक कंडीशन फुलफिल होगी तो हम देखेंगे हाँ, लेकिन अभी क्या ये कंडीशन फुलफिल होने से हम बोलेंगे पार्लियामेंट कमेटी, नो, हमें दूसरी कंडीशन भी देखनी है। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, सेकंड कंडीशन बोलती है कि जो आपने कमेटी बनाई है वो आपके किसके नीचे काम करनी चाहिए, वर्क अंडर, या तो स्पीकर ऑफ, ये मैं यहाँ ऐसे एरो कर देता हूँ ताकि सेम वही चीज़ आएगी, वर्क अंडर या तो स्पीकर हाउस, जैसे लोकसभा की कमेटी है, अगर लोकसभा ने बनाई है तो लोकसभा के स्पीकर के नीचे काम करनी चाहिए, और अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ने बनाई है तो फिर वो चेयरमैन के नीचे काम करनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये बोलती है जो भी ये अपनी रिपोर्ट्स होंगे किसको सौंपेगी, भाई मान लो मैं एज ए कोई कमेटी हूँ और मैंने सारा काम कर लिया, मुझे बनाया किसने, हाउस ने या स्पीकर है, चेयरमैन है, तो काम अगर मेरे को जैसे आपको इसको इस एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे किसी मकान के मालिक ने, ठीक है, किराएदार को रखा हुआ है अपने पास, रेंटेड हाउस में किराएदार को रखा हुआ है। अब वो जो किराएदार है किसको जाकर के मान लो अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, पानी नहीं आ रहा, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी में कोई इशू, तो किसको जाके बोलेगा, ऑब्वियस जो लैंडलॉर्ड मकान मालिक उसको, या फिर जब वो रेंट देगा अपना महीने के आखिर में तो किसको देगा, ऑब्वियस
जो मकान मालिक है उसको देगा। सिमिलरली जो ये अपने काम करेंगे कमेटियंस, उसके बाद जो ये रिपोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है, तो किसको सबमिट करेंगे? रिपोर्ट सबमिटेड या तो जिस हाउस में वो काम कर रहे हैं उसके नीचे, ठीक है, या फिर स्पीकर और या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या तो वो हाउस यानी लोकसभा में भी सबमिट कर सकते हैं या फिर राज्यसभा में भी, या फिर पर्टिकुलर मैं बात करूं व्यक्ति की तो वो स्पीकर को या चेयरमैन को। फोर्थ कंडीशन ये बोलती है अगर इनको कमेटीज जो बनाई है हमने उनको अपने अलग से क्या दिया रखा है? सेपरेट सेक्रेटेरिएट। अब सेक्रेटेरिएट क्या होता है? सेक्रेटेरिएट होता है सचिवालय, यानी कि उनको एक आपने अलग से ऑफिस दे रखा है अपना काम करने के लिए, ठीक है। लोकसभा को लोकसभा की जो कमेटी लोकसभा ने उसको दे रखा है और राज्यसभा ने अपने कमेटीज को अपना अलग ऑफिस दे रखा है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये इस कंडीशन जो फुलफिल करती है कमेटी तो आप कहोगे हाँ ये जो है हमारी क्या है? पार्लियामेंट्री कमेटीज है। अब उसके बाद तो आपके माइंड में आएगा जैसे एक अभी आगे आएगा हमारा कंसल्टेटिव कमेटीज होती हैं, ठीक है, कंसल्टेटिव कमेटीज। तो वो जो है वो इस कंडीशंस में से कोई भी एक फुलफिल नहीं करती, इसलिए हम बोलते हैं कंसल्टेटिव कमेटीज क्या है? नॉट अ पार्लियामेंट्री कमेटीज, वो पार्लियामेंट की कमेटीज में नहीं आती है, ठीक है। जब मैं आऊँगा इस पर तो मैं डिस्कस करूँगा कंसल्टेटिव कमेटीज क्या होती है, ठीक है। ये हो गया है हमारा कंडीशंस। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि डिवीजन, भाई कितने पार्ट्स में उसको आप कमेटी को डिवाइड कर सकते हो, या टाइप्स कौन कौन सी कमेटी होती है। जैसे हमने कैबिनेट में पढ़ा था, दो टाइप्स की पढ़ी थी कैबिनेट कमेटी, एक तो एडवाइजरी नॉट एडवाइजरी स्टैंडिंग, और एक था आपका एडहॉक, यही दो पढ़ी थी। सिमिलरली इसमें भी ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है आपके सामने क्लासिफिकेशन में, ये फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट टाइप है स्टैंडिंग, वही सेम जो हमने कैबिनेट में पढ़ा था, यहाँ पे भी क्या स्टैंडिंग है। दूसरा ब्लू कलर में मैंने यहाँ लिखा हुआ है एडहॉक कमेटी, यही हमने उसमें पढ़ा था। लेकिन इसके अंदर क्या है? स्टैंडिंग कमेटी में फर्दर और 6 कैटेगरीज और मिलेंगे आपको, और उन कैटेगरीज के अंदर और कमेटियां मिलेंगी, ठीक है। तो एक एक करके, हालांकि ये सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपकी फाइनेंशियल कमेटीज है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी 24 होती है, लेकिन इनमें से मैं आपको बता दूंगा आपको लर्न कैसे करनी है ये, ठीक है। उसके बाद जो ये हैं कमेटियाँ, इनमें बस अगर आपके पास टाइम हो तो आप सिर्फ इनको क्या कर सकते हो, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली इनका काम क्या, वो मैं आपको बता दूंगा। बट इनके अंदर क्या है, कौन सा मेंबर किस में कितना ज़्यादा होता है, अगर आप सिर्फ ये इसका अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन इन्हीं 3 से बन जाएगा, ठीक है। ये जो है फर्स्ट के अंदर 3 कमेटियाँ इसी में, बाकी जो है उसमें अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एडो कमेटीज में फर्दर उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इंक्वायरी और एडवाइजरी। एडवाइजरी को फर्दर 2 कैटेगरी में सेलेक्ट और जॉइंट, ठीक है। अभी एक एक करके इसको हम डिस्कस करते हैं, पहले मैं बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर दूं। तो ये आपको कंडीशंस जो है आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है। सो फर्स्ट कैटेगरी आपको क्या पता चल रही है क्लासिफिकेशन में? स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज, ठीक है। पीसी का मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी है, यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर मत समझना, ठीक है। जैसे हम जनरली बोलते हैं पीसी है तेरे पास, ठीक है, तो पीसी का मतलब यहाँ पे पीसी वो वाला पीसी नहीं, पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ पे है आपका पार्लियामेंट्री कमेटीज। सिमिलरली सेकंड है एडो कमेटीज। अब जैसे मैंने आपको कैबिनेट कमेटी में बताया था, सिमिलरली यहाँ पे भी वही रहेगा। स्टैंडिंग का मतलब ये है कि दिस जो स्टैंडिंग है वो क्या है आपकी परमानेंट होती है इन नेचर, परमानेंट, यानी कि आपका ऐसा नहीं है एक बार बनाई और उसके बाद काम खत्म तो ये भी खत्म, नहीं, ये बनी रहेगी। और एक होती है एड होक, ठीक है, जैसे जुडिशरी बोलते हैं एड होक जजेस, तो वही टेम्परेरी होता है। मान लो कब जुडिशरी का वर्कलोड बढ़ गया है तो जो चीफ जस्टिस होते हैं आपके, वो आपके क्या करते हैं, एड होक जजेस को अपॉइंट कर लेते हैं। हालांकि अभी अब हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं वो आपके जुडिशरी से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि अब हमने क्या है एग्जीक्यूटिव कर लिया है पार्ट 5 पार्ट 6 के अंदर। उसके बाद अभी आपका स्टेट लेजिस्लेचर रह रहा है, ठीक है, वो एक लेक्चर उस पर, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक लेक्चर में आपका लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट पॉइंट सारे डिस्कस कर लूँगा उसमें। पार्लियामेंट जो आपने किया है वही सेम कॉपी होगा, बट आर्टिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको मैं क्या एक चीज़ बोलूँगा, स्टेट लेजिस्लेचर जब करवाऊंगा उससे पहले आपको पार्लियामेंट देखना जरूरी है, ताकि आपको स्टेट लेजिस्लेचर भी क्लियर हो जाए। अब देखिए एड होक क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है, ठीक है, टेम्परेरी इन नेचर। अब इसका मतलब क्या होता है टेम्परेरी? सपोज कीजिए कोई ऐसा काम आया, ठीक है,
और हमें लगा कि यार इसको ना कमेटी को देना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं अभी ऐसी तो कोई कमेटी हमने देखी है कि ऐसे कोई काम की नेचर की कमेटी तो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करते हैं, या फिर मान लेते भाई ये परमानेंट कमेटी बनाने से बढ़िया है, 5-6 महीने की बात है, तो क्यों इतना मतलब सैलरी का पंगा करे वो करे। ठीक है भाई, आप जो कमेटीज बनाते हैं उसके अंदर मेंबर्स को अपॉइंट करोगे, ठीक है, अब उनको अलग से उसका अलाउंस देना पड़ेगा कमेटी का भी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए जो है एडहॉक कमेटी बनाई जाती है ताकि खर्चा जो है आपका कम किया जा सके। यहाँ पे आपको मान लीजिए जैसे 5 महीने के लिए कमेटी ने काम किया, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट देते ही ये कमेटी खत्म, क्लियर है। लेकिन इसका साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है आपकी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, परमानेंट कमीशन होती है परमानेंट का नेचर की। अब यहाँ पे ये 1 ईयर का इनका टेन्योर होता है सबका, जितने भी आपकी स्टैंडिंग के परमानेंट कमेटीज़ हैं। मैं देखो यहाँ परमानेंट कमेटी बोल रहा हूँ, पीसी यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। मैं जब पीसी लिख रहा हूँ कई बार क्या होता है कि बच्चा एकदम से जागे, ठीक है, लेक्चर देख रहा है लेकिन नींद की एकदम से झपका आ जाए और फिर एकदम सडन लिख रहा है, और यार ये सर ने क्या लिखा है स्टैंडिंग पीसी, अच्छा कंप्यूटर का लेक्चर करवा रहे लगता है सर, ठीक है, लेकिन वो आप भूल जाते हो ऊपर क्या लिखा हुआ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें क्या होता है कि ये 1 ईयर के लिए आपका इनका टर्म होता है। अब आप तो क्या, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने बोला ये तो परमानेंट होती है 1 साल के बाद, तो फिर क्या 1 ईयर का टर्म, उसके बाद क्या, तो उसके बाद इसको रिन्यू करवाया जाता है टर्म को, ठीक है, टर्म जो है दोबारा से बढ़ती है 1 साल की। लेकिन अब जो है इसके मेंबर्स भी चेंज हो जाएंगे 1 साल के बाद, जो अभी मेंबर्स थे उसके बाद इनके मेंबर्स भी चेंज हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि कमेटी खत्म हो जाएगी, नहीं, कमेटी बनी रहेगी, उसके बाद नए मेंबर आएंगे और नए सिरे से अगले साल का काम करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इसमें मैं जो डिटेल में जहाँ जाना होगा वहाँ डिटेल में चला जाऊँगा, और जहाँ मुझे लगेगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उसको मैं आपको बता दूंगा, उसी हिसाब से जो है आपको भी पता चल जाएगा हमें अपनी जो स्टडी है कैसे करनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आती है स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, फर्स्ट है फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी जो है फर्स्ट, आपको नाम से पता चल रहा है फाइनेंस यानी कि वित्त, पैसों से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो इस कमेटी के पास आएगा, ठीक है, जो भी आपका बिल वगैरह कुछ भी ऐसा आ रहा है। अब देखिए इसमें 3 और है। सबसे पहली आती है वो है आपकी ये PAC लिखा है, इसको मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। तो ये है हमारी फर्स्ट कमेटी जो कि फाइनेंशियल कमेटी का सब पार्ट है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक आपको मैं इसकी सारी बातें बताऊंगा। आपको क्या करना है, इन केस अगर आपको कहीं पे नोट डाउन करना है तो आप पेपर और मैं एक आपको सजेशन करूंगा, जब भी आप लेक्चर देखो नॉट ऑन आवर्स, आप जरूरी नहीं कि हमारे देख लो, किसी भी चैनल पे या किसी भी इंस्टीट्यूट के आप जब भी कोई आपको मिले ऐसे लेक्चर्स, तो देखिए आपको करना क्या होता है, ये अगर आपने एक नियम बना लिया, रूल बना लिया, कुछ भी करूँ मैं, अगर मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ एक पेपर पेन तो साथ रखूँगा, ठीक है। पेपर पेन रखने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब देखिए आपको नहीं पता कब कौन सी जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता और एकदम से आपको लगे यार ये तो बिल्कुल न्यू थी, ठीक है, अब आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। आप क्या करोगे, लिख लोगे, लिखा हुआ आपको एक चीज़ याद रखनी है, याद रहता है, ठीक है। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल कमेटी पब्लिक अकाउंट्स की। देखिए जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे अकाउंट्स आ रहे हैं। अकाउंट्स यानी कि क्या, लेखा जोखा, खाता। तो अब किसका, ऑब्वियस जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का आपको पता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स, ये 3 अकाउंट्स मैंने आपको बताए थे। उसकी अगर मान लो जो आपका एक बॉडी आती है CAG, ये हालांकि पार्ट 5 के चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो एग्जीक्यूटिव आता है ना, उसके अंदर ये आता है CAG। हालांकि मैंने ये अभी से करवाया नहीं है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी आपकी जो छोटी छोटी बॉडीज़ होती है, ठीक है, जैसे एडवोकेट अटॉर्नी जनरल थी, तो या तो मैं इसके लिए एक अलग से लेक्चर ले लूँगा, या नहीं तो फिर जो आपकी जैसे UPSC होगा, CAG होगा, जितनी छोटी छोटी बॉडीज़ होती है ना पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ ही इसको इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपका काम और ईजी हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो सबसे पहले देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये क्या काम करती है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जितना भी आपका लेखा जोखा है अकाउंट से रिलेटेड, उसके जो भी CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है,
लेखा महानिदेशक, ऐसे हिंदी में मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको, सो बट इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। वो क्या करते हैं, CAG मान लो आपकी हर साल एक ऑडिट करती है, ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट भी करती है, अकाउंट्स ऑडिट भी करती है। वो जो ऑडिट करती है उसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट वो देती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस में रखते हैं, राज्यसभा में भी लोकसभा में। तो लोकसभा जो के अंदर जब आती है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसको अच्छे से उसका गहन अध्ययन करती है, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है CAG ने ऑडिट किया उसमें कोई कमी है, या फिर CAG ने जो रिपोर्ट दिया है उसके वजह से मान लो जो पार्लियामेंट हमारे जो लोकसभा है बजट के अकॉर्डिंग जो दिया था उससे ज़्यादा खर्च तो नहीं कर दिया, ठीक है। अभी ये एक एक करके डिस्कस करते हैं, सारी रामकहानी मैं यहाँ गा दूँगा फिर बताऊँगा कि आपको मैं, ठीक है। चलिए तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में देख लेते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिस्ट्री क्या बोलती है इसकी। इतिहास में देखो, इतिहास तो इतिहास ये कहता है कि भाई ये जो है आपकी GOI एक्ट 1919 जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था ना, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको करवा दिया है, उसके अंदर क्या बोला गया। अब आपको मैंने उस लेक्चर में ये भी बताया था GOI एक्ट आया कब था, आप बोलोगे 1919, ठीक है, ये 1919 वाली की बात कर रहा हूँ, बट ये इंप्लीमेंट कब हुआ था 1921। इसमें जो बोला गया 21 से स्टार्ट हुआ था। तो सिमिलरली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की गई थी GOI एक्ट 1919 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन इसकी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो बात हुई थी इस एक्ट के अंदर वो इंप्लीमेंट हुई थी 1921 से। तो आपको ये याद रखना है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कब से बनी है, GOI एक्ट 1919 के तहत, और कब से लागू हो रखी है 1921 से कंटिन्यू काम कर रही है, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स की बनाई हुई कमेटी है, क्लियर है। चलिए उसके बाद अब बात आती है कि एट प्रेजेंट अभी जो ये कमेटी है इसमें मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। तो मेंबर्स अगर जब हम देखते हैं अभी ये 22 सदस्यीय कमेटी है, 22 मेंबर्स, ठीक है, जिसके अंदर से 15 आपके आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से, हो गया ना 15 + 7, ठीक है। कई बार मैं गलती भी कर सकता हूँ लिखने में, 15 + 7 22, ठीक है। तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से है। अब आपको याद रखना है यहाँ पे ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट जो है हाउस से में ही जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है ना हमारा, जो मैंने आपको किस में राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट में करवाया था उपराष्ट्रपति वाले लेक्चर में, उसमें बताया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है उस मेथड से इनका इलेक्शन होता है। और इसमें जो है 1 साल की मैंने आपको बताई थी 1 ईयर की टर्म होती है जितनी भी आपकी स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, ये स्टैंडिंग कमेटी जितनी भी आपकी उनका टर्म होता है आपका 1 ईयर का। उसके बाद 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होगा। हालांकि कमेटी डिसॉल्व नहीं हुई है, कमेटी तो रहेगी, एक इलेक्शन हुआ। जैसे अभी एक बात बताइए, जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है, बट लोकसभा यहाँ डिसॉल्व हुई थी, लेकिन यहाँ पे कमेटी जो है कमेटी एज इट इज़ रहेगी, कमेटी के मेंबर्स बदल जाएंगे, ठीक है। तो मेंबर्स का इलेक्शन होता है। जैसे राज्यसभा है ना, राज्यसभा के अंदर आपके कुछ सदस्य रिटायर हुए थे और कुछ जो बने रहते, इसलिए उस तरीके से लगा लो कि ये कमेटी जो है कमेटी तो बनी रहेगी बट मेंबर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। 22 है, 22 के 22 का दोबारा से नया इलेक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो आपके मेंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे इलेक्शन से, क्योंकि रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 22 थे तो 22 के 22 दोबारा इलेक्शन में नहीं आएंगे। इससे फायदा क्या होता है, देखिए रोटेशन होता है सभी मेंबर्स का, ठीक है। रोटेशन होने से क्या होता है, जितनी भी आपकी पार्टी होती हैं हाउस के अंदर, लोकसभा है या राज्यसभा है, ठीक है, तो यहाँ पर्टिकुलर हम बात करें लोकसभा की, तो जो लोकसभा के अंदर जितने भी गवर्नमेंट जो मान लो गवर्नमेंट जो रन कर रही है पार्टी, उस पार्टी के अलावा आपकी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है उनको भी मौका मिल जाता है रिप्रेजेंटेशन करने का, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है, यहाँ पे जो टर्म है 1 ईयर का है और हर साल जो है इलेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपके मेंबर चेंज हो जाते हैं और इससे हर पार्टी को जो है रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं एक बार इसको, चलो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं जो 1 साल के बाद दोबारा से इसका वो हुआ, अभी नए सिरे से वो दोबारा काम करेगी। जैसे CAG की हर साल आपकी रिपोर्ट आती है, तो CAG की मान लो रिपोर्ट जो आई इस हाउस ने कर लिया, ठीक है, इस कमेटी ने सारा डिस्कस कर लिया, उसके बाद नई कमेटी बनी, वो नए ईयर से दूसरे दोबारा आएगी, आपकी एक रिपोर्ट आएगी CAG की, उसके दोबारा से वो नए सिरे से आपका डिटेल में जाएगी उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो इस कमेटी के मान लो कुछ रह गया हो तो वो कमेटी जो अभी बनी है नई वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते चलेगी उस काम को, ठीक है, और वो काम चलता रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर जो चेयरमैन होते हैं उसका इलेक्शन कैसे होता है। भाई कमेटी जो है चेयरमैन भी तो होना चाहिए, बिना चेयरमैन के काम कैसे होगा,
जैसे स्कूल में बिना प्रिंसिपल के स्कूल कैसे चलेगा, सिमिलरली यहाँ चेयरमैन जो होगा वो आपका स्पीकर अपॉइंट करता है, जो लोकसभा के मेंबर है उसी में से, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा था मेन पॉइंट वो है चेयरमैन हो गया ना, हाँ पॉइंट है, जस्ट अ सेकेंड स्किप हो गया एकदम, चलो कोई बात नहीं, बोलते बोलते याद आ जाएगा। हाँ याद आ गया। देखिए 1966 तक तो क्या था, ये था कि जो भी गवर्नमेंट इस टाइम पार्टी जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट होगी वो ही उसका जो एमपी होगा वही क्या हो जाएगा, आपका चेयरमैन होगा, ठीक है। और बट 1967 से एक कन्वेंशन बना, ठीक है, एक प्रथा बन गई कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो भी ऑपोजिशन की पार्टी होगी चेयरमैन उसका होगा, चेयरमैन फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये कन्वेंशन जो है आपका कंटिन्यू चलता रहा है, इसलिए अब आपका जो चेयरमैन होता है वो आपका ऑपोजिशन पार्टी से होता है, ना कि रूलिंग गवर्नमेंट का, ठीक है, रूलिंग पार्टी का। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई ऐसा क्यों करा, ऑब्वियस सी बात है, कमेटी क्या कर रही है, सीएजी की रिपोर्ट को अच्छे से देख रही है। अब सीएजी की जो रिपोर्ट है ऐसा तो है नहीं कि चलता फिरता कोई कागज़ का टुकड़ा है, इतना वॉल्यूमस डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अब उसको अगर जो रूलिंग पार्टी है उसी का ही एमपी एज ए चेयरमैन बन के कर रहा है तो वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ क्यों करेगा, ठीक है। मान लो उनको पता कि पैसा हमने इधर से उधर कर दिया, शिफ्टिंग कर दिया इसकी, तो वो अब बोलेगा नहीं बोलेगा। इसलिए जो है यहाँ पे ये बोला गया भाई अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए, ठीक है, जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए इसको हमने ये किया है कि जो ऑपोजिशन है वो देखेगा इसका काम। चलिए तो ये तो हमने कर लिया है क्या, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो इसका मेन फंक्शंस मैंने आपको बता दिया, जो भी सीएजी रिपोर्ट आपका तैयार करके देता है उसका ये क्या करती है, गहन अध्ययन करती है, ठीक है, डीप स्टडी करती है। उसके बाद जो है अपनी ये रिपोर्ट अलग से लोकसभा के अंदर रखती है, हाउस के अंदर। चलिए अभी जो है आपको जस्ट 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए तो अभी हम पढ़ते हैं किसको, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, वो ये है कि जो व्यक्ति एमपी, ठीक है, मैं बार बार व्यक्ति बोल देता हूँ लेकिन यहाँ पे एमपी आएगा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्वियस लोकसभा की। तो जो मिनिस्टर होता है लोकसभा का या राज्यसभा का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इसका मेंबर नहीं होगा इस कमेटी का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, क्योंकि देखिए मिनिस्टर जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट का बंदा है। अब वो अगर इस कमेटी का मेंबर होगा तो ऑब्वियसली वो काम करने नहीं दिया देगा, ठीक है, जहाँ जहाँ उसको लगेगा कि गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठ रही है वो काम नहीं करने देगा। इसलिए यहाँ बोला गया जो व्यक्ति मिनिस्टर है, जो एमपी मिनिस्टर है, वो इस कमेटी का मेंबर नहीं होगा, सिंपल है। उसके बाद ये हो गया इसमें। अब इसके अंदर जो कुछ लिमिटेशंस आती है इस कमेटी की कि वो क्या है, सबसे पहला ये डे टू डे जो काम होता है, ठीक है, लोकसभा का या पूरी पार्लियामेंट का, उसमें डे टू डे फंक्शंस में इंटरप्शंस नहीं कर सकती है, ठीक है। दूसरा, जो भी ये एडवाइस या रिकमेंडेशन देगी अपनी, वो आपकी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती अगर जब तक हाउस ना चाहे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इसके जो नेचर है, रिपोर्ट जो देती है उसके अंदर जो रिकमेंडेशन है वो सारे कैसे है, एडवाइजरी इन नेचर, ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि गवर्नमेंट को मानना ही मानना पड़े, ठीक है। तो ये है इसके कुछ लिमिटेशंस, तो जो है आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारी कमेटी आती है इसके अंदर वो है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट, नाम से पता चल रहा है एस्टिमेट कि कुछ अनुमान लगाना, ठीक है, एस्टिमेट करना, एस्टिमेट कमेटी। तो जब मैंने आपको पार्लियामेंट के अंदर बजट का टॉपिक करवाया था, लास्ट जो पार्ट 6 के अंदर पार्लियामेंट में मैंने आपको एस्टिमेट बताया था, ठीक है, कि हम जो अप्रोप्रिएट एक्ट होता है, ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, हम एस्टिमेट लगाते हैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इस साल, ठीक है। बजट में लिखा रहता है एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, हम कितना पैसा कमाएंगे इस वित्तीय वर्ष में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा, कितना जो है हमारा रेवेन्यू होगा उसके अगेंस्ट कितना हमारा खर्चा होगा, ये सारा क्या है हम बजट में एस्टिमेट करके चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है हम अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करवाते हैं, किससे, पार्लियामेंट से, ठीक है, हाउस से। उसके बाद जब ये पास हो जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग खर्च करते हैं। तो एस्टिमेट जो कमेटी है इसका बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है जो भी आपका लेट्स से आपने बजट में जो एस्टिमेट दिया था, ठीक है, क्या आपने उसके अकॉर्डिंग खर्चा किया है या नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसकी भी आप एक बार हिस्ट्री देख लें कि कैसे स्टार्ट हुई है। देखिए बात आती है ये भी 1921 के अंदर ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है, लेकिन 1950 के अंदर जो पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी भारत के आज़ाद होने के बाद 1950 के अंदर जो पहले हमारे क्या थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो कौन थे, मिस्टर जॉन मिथाई,
जॉन मथाई, उनकी रिकमेंडेशन में जो है पहली आपकी एस्टिमेट कमेटी बनती है 1950 में। अब जब ये बनी थी तो इनिशियली इसके अंदर कितने मेंबर थे, 25 मेंबर्स, ठीक है। जैसे इसमें मैंने आपको कितने बताए थे पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो थे 22, इसमें थे 25 इनिशियली, लेकिन 1956 के अंदर इसको बढ़ा के कर दिया गया 30 मेंबर्स कमेटी। और इसमें एक सबसे बड़ी खास बात क्या है पता है, इसके अंदर ओनली एंड ओनली आपके लोकसभा के ही मेंबर होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ लोकसभा का कोई इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो मैंने आपको क्या बताया था 22 मेंबर्स है, 15 किसके थे लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, तो उसमें तो राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन रहा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और इसके अंदर भी वो इसका जो टर्म है 1 ईयर का होता है, मेंबर जो है इसके 1 ईयर के बाद चेंज होते हैं, मेथड वही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया है मिनिस्टर जो है आपका वो इसका मेंबर नहीं होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये तो हमने क्या बात कर ली है एस्टिमेट कमेटी की। इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम यही होता है, मान लीजिए आपने बजट्स में अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करवाया, ठीक है, उसके तहत आपने ये बोला कि भाई इतना खर्चा होगा, इतना हमारा रेवेन्यू होगा। ये अब वो एक्ट बनने के बाद उस एक्ट के अंदर ये देखेगी कि जो अप्रोप्रिएशन एक्ट में ये बोला गया इतना हमारा रेवेन्यू होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है जो बढ़ा चढ़ा के रेवेन्यू दिखा दे उसके अकॉर्डिंग बढ़ा चढ़ा के खर्चा दिखा दिया, ठीक है। तो ये उसकी जांच करती है, ये इस कमेटी का मेन काम ये है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी और कुछ छोटे मोटे काम होंगे उसको अगर आप भूल भी जाओगे तो ये आप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है ये सारा जितना रेवेन्यू बताया गया है, कितना एक्सपेंडिचर बताया गया है, उसके अंदर वो बजट में उसका डिटेल करती है। तो कहने का मतलब ये है ये सिर्फ पोस्टमार्टम करती है बजट का, ठीक है, सारा काम होने के बाद। अब मान लीजिए मैंने बोला कि मैं 300 करोड़ रुपए कमाऊंगा एक साल में, अब उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला कमाने के लिए मुझे 315 करोड़ खर्च भी तो करने पड़ेंगे। ऐसे तो होता बजट में 30 लाख करोड़ का हम रेवेन्यू वो लेके चलते कितना कमा लेंगे, लेकिन 32 लाख करोड़ का हमारा खर्चा होगा, ये तो डेफिसिट हो गया ना 2 लाख करोड़ का। तो भाई कमाया कम खर्च ज़्यादा कर दिया। तो ये इकोनॉमी में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बजट, डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट, ठीक है। तो आपको कूल रहना है, इसलिए सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो अब हमारा आता है इसमें भी देखिए लिमिटेशन ये है, इसकी जो मान लो ये रिपोर्ट हाउस को देगी वो कैसा है एडवाइजरी नेचर, कोई ज़रूरी नहीं है इसकी रिपोर्ट्स को माना जाए, ठीक है। दूसरा ये डे टू डे जो फंक्शन होते हैं उसमें ये अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जो अब आपकी आती है दैट इज़ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक अंडरटेकिंग। देखिए पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होता है, PSU सुना आपने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो सिमिलरली जो आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटीज़ होती हैं वो उसका काम यही होता है जितने भी आपके लेट्स से PSUs हैं उनको आपको डिटेल में चेक करना, उनका जो अकाउंट है वो सब कुछ, ठीक है। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं अभी। चलिए तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देखते हैं अभी, ठीक है, नॉट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी तक जो 2 कमेटियों को डिस्कस किया, PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी, सिमिलरली इसमें भी यही चीज़ें चलेंगी। इसका जो लेट्स से जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, गठन जो हुआ था, इसका हुआ था 1921, इसका भी 1921 में हुआ था, लेकिन इसका हुआ था 1964 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर अब ये जब इनिशियली जब बनी थी तो इसके अंदर 15 मेंबर बॉडी थी, ये 15 सदस्य, इसमें 10 तो बोला जाता है लोकसभा से आएंगे और 5 जो बचे आपके राज्यसभा से। बट 1974 में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, यानी कि 64 में बनी 74, यानी 10 साल बाद ही बढ़ा दिया गया, कितने 22, वही सेम 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। उसमें ये बोला जाता है जो टेन्योर है इसका वो होता है 1 ईयर का। ऐसा नहीं 1 ईयर के बाद ये कमेटी खत्म हो जाती है, नहीं, कमेटी तो रहेगी लेकिन मेंबर बदल जाते हैं। इलेक्शंस होते हैं मेंबर के, वही सेम मेथड रहेगा जो इन 2 कमेटीज़ में बताया था, सेम वही रिपीट नहीं कर रहा हूँ अभी यहाँ पे मैं, ठीक है। इलेक्शन हो गया, मेंबर चुन लिया, चेयरमैन कौन से इलेक्ट होगा, चेयरमैन रहेगा स्पीकर द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, अमंग्स इस मेंबर, जो इसके मेंबर है ना ये 22 में से, इसी के अंदर जो स्पीकर अपॉइंट करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये याद रखना है स्पीकर जो आप जो चेयरमैन है वो फ्रॉम लोकसभा होगा, राज्यसभा से नहीं, फ्रॉम लोकसभा ओनली, ठीक है। ऐसे ही जो एस्टिमेट कमेटी उसके तो सारे सदस्य लोकसभा से थे, तो इसमें भी लोकसभा का ही होगा, बट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जरूरी नहीं है, राज्यसभा से भी हो सकता है। अब बात करते हैं जो इसके ये चेयरमैन हो गया है, हमने देख लिया चेयरमैन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फंक्शन, काम क्या करती है। जैसे आपको मैंने बताया था पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे कोई आपका लेट्स से बैंक हो गया, या फिर कोई जैसे HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ONGC,
जितने भी ऐसे बड़े बड़े PSUs हैं, ठीक है, एयर इंडिया, तो क्या होता है इनकी भी ऑडिट होती है साल में, ठीक है, उसमें कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, तो उन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है कौन सी कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। अब कई बार क्या होता है CAG जो है वो भी ऑडिट करता है, तो उसकी भी जो रिपोर्ट है उसको भी जो एग्जामिन ये कमेटी करती है। अब इसके ऊपर जो लिमिटेशंस होते हैं कुछ, ठीक है, वो देख लेते हैं। लिमिटेशंस नंबर 1 वो ये है कि ये सबसे पहली बात तो ये जो कमेटी है ये टेक्निकल नेचर के जो रिपोर्ट्स होते हैं उनको डिस्कस नहीं करती, क्योंकि इसके मेंबर एक्सपर्ट नहीं होते, टेक्निकल नेचर के नहीं होते। दूसरा, जो ये एडवाइस देती है वो कैसी है, एडवाइजरी जो है इन नेचर, नॉट इन बाइंडिंग इन नेचर, ठीक है। ऐसा नहीं जो इन्होंने सलाह दे दी वो आपको माननी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ जो है इसके ऊपर। और दूसरा, मान लीजिए कुछ काम ऐसे हैं जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर आता है, तो वो ये कमेटी नहीं देखेगी, ये भी इसके ऊपर थोड़ी सी बाउंडेशन है। ऐसा नहीं जितने भी PSUs के काम जो है वो सारे ये देखेंगे, नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जो PSC कमेटी भी देखेगी, ठीक है, ऐसा इसमें बोला गया है। चलिए, तो अब जो है अब हमारा जो सबसे बड़ा मेमथ कमेटी डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी आ गई। डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटीज जो है इसमें 24 हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा इसको लर्न कैसे करना, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड को रेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। चलिए, तो अभी हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कौन सी है, दैट इज डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। ये बेसिकली 24 होती है। इसका बाइफिकेशन ऐसे किया गया है कि 8 कमेटियां जो है आपकी राज्यसभा के नीचे होंगी और 16 जो है वो लोकसभा के नीचे होंगी, ठीक है। 8 कमेटियां, देखो 24 कमेटियां आती हैं डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी। डिपार्टमेंट के नाम से पता चला डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। जैसे आपको पता है हर एक मिनिस्ट्री, पहले क्या होती है, एक मिनिस्ट्री होती है, ब्रॉड लेवल पे मैं समझाता हूँ, पहले आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनिस्ट्री होती है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक एग्जांपल लेने के लिए आपको बता रहा हूँ। लेट्स से मैं ये ले रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, कौन सी, फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के नीचे मैं बोलता हूँ 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऐसे करके DAPM बोलते हैं उसको, DAPM, ठीक है। तो ये जो है ऐसे करके 5 ऐसे हाउसेज होते हैं। अब हाउसेज बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट होते हैं, ये किसके नीचे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो 5 डिपार्टमेंट है। ऐसे ही आपके होम मिनिस्ट्री भी है, एक्सटर्नल अफेयर्स भी है, ऐसे करके उनके नीचे भी डिपार्टमेंट्स होंगे। तो देखिए इन डिपार्टमेंट के लिए अपनी क्या है, अपनी अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स की कमेटियाँ बनाई जाती हैं। अब ऐसा नहीं कि इनकी अलग अलग होगी, नहीं, लेट्स से कि कोई ऐसा इशू आए डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, तब हम देखेंगे कि भाई ये डिफेंस से रिलेटेड है, तो क्यों ना हम डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसके नीचे एक कमेटी बना देते हैं और वो उसका मैटर उसको दे देते हैं, वो उसके अंदर डिटेल में डिस्कस कर लेगा। जैसे जो आपका लेट्स से राफेल का जो आपका केस था, ठीक है, तो उसकी जो है कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, कमेटी में सारी कमेटी ने क्लीन चिट दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया था, ठीक है, कोई ऐसी वो नहीं है। अब बात आती है कि इसमें डिसाइड कैसे होता है। सबसे पहले आपको देखें ये 24 कमेटियां जो है सारी याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखो सबसे कम कौन सी, 8 राज्यसभा के नीचे, तो हम राज्यसभा के नीचे जो है बेसिकली उसको याद कर लेंगे। बाकी जो बची एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड नहीं आता है तो हम सोच लेंगे वो क्या है आपकी लोकसभा के नीचे, ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं कि ये जो कमेटियाँ हैं ये सबसे पहले क्या स्टार्टिंग से नहीं, स्टार्टिंग से नहीं थी हमारे पार्लियामेंट, ये आती है 1993 में, ठीक है। 1993 में सबसे पहले इनकी स्टार्टिंग की जाती है और उस टाइम जब ये बनाई गई थी तब इनकी जो पॉपुलेशन थी कमेटीज़ की वो थी 17, ठीक है, जो इनकी काउंटिंग थी 17 थी। लेकिन 2004 में जो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 17 से 24। तो अभी कोई पूछे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी 24 है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड 1993 एंड इट्स लेट्स से काउंटिंग इज 24 फ्रॉम द बिगनिंग। अब आपको ये पता है बिगनिंग से तो 17 थी, लेकिन बाद में जो है 2004 में इसको 24 किया है। तो आपको ये अपने जो चक्षु है ना दिमाग के ऐसे खोल के रखने हैं कि भाई बात क्या कर रहा है वो, बिगनिंग की कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो स्टडी ऐसी करनी है आपको। इसकी को बोलते हैं हम क्या, अपनी समाज स्टडी। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई। यहाँ पे जो है जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज में मैंने आपको क्या बताया था, जब बनी थी तो 10 ऐड की गई थी, लेकिन अभी हैं कितनी, 11। तो उसमें क्वेश्चन घुमा के ऐसा है, दे वर 11 फंडामेंटल राइट्स अंडर द पार्ट 4A सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से वो स्टार्ट हुई तब से लेकर के अब तक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। नो, बनी थी जब तो 10 थी, 2002 में एक और ऐड की गई। ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है।
ये अगर ऐसे करोगे ना तो प्रीलिम्स में मेरा मानना है गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए, और जो ये टॉपिक है ना, ये कैबिनेट कमेटी पार्लियामेंट के मेंस का टॉपिक नहीं है, ये सारा आपका क्या है प्रीलिम्स में ही आता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा करवा रहा हूँ। क्योंकि प्रीलिम्स में जो है कई बार ये बोलता है कि एवरीथिंग अंडर द स्काई, जो भी आसमान के नीचे आ जाता है वो जो है आपका जीएस में पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि जीएस जो आपका प्रीलिम्स का भी पार्ट है और मेंस का भी पार्ट है। बट ऐसा नहीं है, आपको चीज़ों को समझना चाहिए पहले। भाई ऐसा थोड़ी ना, हम क्या करते हैं, जो सिविल सर्विस है वो एक जर्नलिस्टिक नेचर का है। जनरली जो चीज़ें हैं, मान लो आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो तो पार्लियामेंट काम कैसे करती है जनरली पता होना चाहिए, कमेटियाँ क्या करती हैं उसकी, ठीक है। अब आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो चीज़ तो है नहीं, बट जनरली आप तो देखो आपको काम करना किसके साथ है, ऑब्वियस पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव उनके साथ, तो वो काम कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो आप अपना करियर आगे से अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता तो अब नहीं भी पता हो सकता है, देखो कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो नहीं पता होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में आपको 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें सिखा दिया जाता है, ठीक है। बट इतना तो याद रखो कि जो बेसिक है वो तो हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए जब ये कहते हैं ना कि इतना लंबा सिलेबस क्यों है, अब ये जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो ना वहाँ बिल्कुल काम नहीं आएगा ट्रेनिंग में। आप खुद कहोगे यार ये ट्रेनिंग में तो कुछ और करवा रहे हैं, और ये 2 साल तक हमने मतलब जो पिछले 3, 4, 5 साल जिस अकॉर्डिंग टू एवरी कैंडिडेट डिपेंड करता है कितने साल तक उन्होंने पढ़ाई की, तो इतने साल हमने पढ़ाई की, ठीक है, इतनी मेहनत की, कोई काम नहीं आया। काम वो किस लिए है, यहाँ से आप सॉलिड बनो, ठीक है, मजबूत बनो, ये दिखाया जाता है। पेशेंस किस में कितना है, ठीक है, तो प्रेशर कितना हैंडल कर सकते हो आप, वो यहाँ से आपकी ट्रेनिंग डे 1 से स्टार्ट होती है जब आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम जो ये जो कमेटी है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ये बेसिकली क्या करती है, इसका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है जो आपका एग्जीक्यूटिव क्या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपका क्या है वो अकाउंटेबिलिटी उनका और बढ़ाया जाए। अकाउंटेबिलिटी किस सेंस में, फाइनेंशियली, जैसे बजट पास करती है लोकसभा, राज्यसभा, उसमें जो आपको मैंने पार्लियामेंट के चैप्टर कराया था उसमें ये बताया था वो वोटिंग ऑन ग्रांट्स जो होता है वो नहीं करती है, सिर्फ लोकसभा का एक्सक्लूसिव राइट है। तो ऑब्वियसली बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप अकाउंटेबल होने करें फाइनेंशियली, ऐसा तो नहीं मनमानी कुछ भी खर्चा कर दिया, नहीं। तो उसके लिए क्या है, ये कमेटी है जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, तो वो क्या करती है उनके ऊपर सारा कंट्रोल करती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब यहाँ पे बात आती है मेंबर्स, इनका भी एक चीज़ आपको याद रखना है, जो 1 ईयर का क्या होता है आपका टेन्योर होता है, उसके बाद इसका मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो जैसे 24 है ना, 24, 8, 16 इधर है, तो हर एक कमेटी के अंदर 31 मेंबर होते हैं, कितने 31, ठीक है। तो ये अब तक के हाईएस्ट देखे हमने, इससे पहले कितने थे 30 एस्टिमेट कमेटी में, पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने करे थे हमने 22, इसमें भी 22, यहाँ आ गए 31। तो इसका बाइफर्केशन कैसे किया गया, 21 लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर जो मेंबर्स का नॉमिनेशन है, ठीक है, इलेक्शन जो है वो आपका स्पीकर करते हैं, यहाँ राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अब बात करते हैं हम एक एक करके जो कमेटियां हैं ना हमारी, कौन कौन सी कमेटी जो है किसके नीचे आती है वो देखते हैं। चलिए तो उसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे 8 कमेटियों के नाम लिखूँगा। अगर आप कहते हो कि नाम ना लिखूँ मैं फिर वैसे बता दूँ तो वो बता दीजिए, बट मेरा ये मानना है कि एक बार मैं बोर्ड पे लिख दूँ ताकि जो बच्चे जिनको नहीं पता है, ठीक है, कि भी कौन कौन सी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, तो मैं अभी क्या करूँगा राज्यसभा की जो नीचे आती 8 मैं उनका नाम लिख दूंगा, ठीक है, और बाकी जितनी जो लोकसभा के बचेंगे वो मैं आपको, लगता कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चल रहा था कान पे, चले कोई बात नहीं। तो जो बाकी जो बचेंगे आपके वो जो है आपके, आप ये मान लेना लोकसभा के अंदर आती है। अब लोकसभा की आपको क्या करना है, एक बार गो थ्रू करके देख लेना है बुक में, उसमें आपको ये मिल जाएगा बुक के अंदर कि जैसे आप राज्यसभा की अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो इनकेस अगर एग्जाम में आता है तो लोकसभा की आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप राज्यसभा को याद कर लीजिए और लोकसभा का आपका काम बन जाएगा वहीं से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अभी मैं इस बोर्ड को रेज कर देता हूँ, उसके बाद जो है आपको मैं लिख के दे देता हूँ। उसके बाद फिर क्या है आपका जो है, अगर ध्यान से करोगे ना लेक्चर को तो कमेटी आपको यहीं पे याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो आपकी डिपार्टमेंटल, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी डीएससी कितनी होती है 24, 16 लोकसभा 8 राज्यसभा, ये होगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर बात करता हूँ राज्यसभा की, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं राज्यसभा को, लोकसभा हम नहीं कर रहे, लोकसभा 16 होती है, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट हम याद नहीं करेंगे, भूल भी जाएंगे, कर भी लेंगे तो क्यों ना हम बेटर जो शॉर्ट फॉर्म है छोटी है उसी को याद कर ले। इसमें सबसे पहला आता है, मैं बात कर रहा हूँ राज्यसभा की, ठीक है, कमेटी ऑन कॉमर्स,
कमेटी ऑन कॉमर्स। दूसरा आता है कमेटी ऑन कॉमर्स। क्या होता है जिसको हम हिंदी में होते हैं वाणिज्य, यानी कि व्यापार, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो व्यापार होता है इंटरनेशनल व्यापार, उसको कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सामान का इधर से उधर लेके जाना, व्यापार करना। फिर आता है कमेटी ऑन होम अफेयर्स। तीसरी है कमेटी ऑन एचआरडी। एचआरडी क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, हालांकि जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी उसका नाम अब क्या कर दिया, चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता था पहले, एक नाम होता था, उसका नाम जो है उसको चेंज कर दिया गया है, रीडेजिग्नेट कर दिया गया, क्या, एजुकेशन मिनिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे कमेटी का नाम तो वही है, कमेटी ऑन एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर एक आता है आपका फोर्थ पे कमेटी ऑन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी कि जैसे आपकी स्टील इंडस्ट्री होगी, आयरन इंडस्ट्री होगी, और जैसे आपकी कोयले की फैक्ट्री होगी। ठीक है, कोयले की जो भी है, ये सारी किस में आती है, इंडस्ट्रीज में आती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक आता है, हमने कितनी कर ली, 4। फिफ्थ पे आती है कमेटी ऑन लेट्स से कितनी होगी, 4 5, हाँ, कमेटी ऑन साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये जो है इससे रिलेटेड जो भी है, SNT लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फॉरेस्ट। उसके बाद जैसे नेक्स्ट आता है 6 नंबर पे कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट। कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट क्या, ट्रांसपोर्ट यानी कि जैसे आपका टूरिज्म हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, सिविल एविएशन हो गया, जिसको हम एरोप्लेन बोलते हैं ना, वो। तो ये सारा जो है ये भी किसके नीचे आएंगे, आपकी राज्यसभा में। उसके बाद यहाँ थोड़ी नीचे स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 कमेटियाँ बच गई अब हमारी, 7th और 8th। ठीक है, जो आती है 7th नंबर, वो है आपकी कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ लिख दो, कमेटी ऑन हेल्थ एंड FW लिख रहा हूँ यहाँ पे, फैमिली वेलफेयर। लास्ट जो एक आपकी बचती है वो है आपकी कमेटी ऑन पर्सोनेल। इसमें कुछ बच्चे जो है ना इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज PAR। पहले मैं भी गलत प्रोनाउंस करता था, इसलिए मेरे को याद है। ठीक है, PARSONNEL। कभी आप देखना जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो वहाँ पे लिखा होगा एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड, ओनली परमिटेड ओनली टू पर्सोनेल। तो मैं इसको पहले पर्सनल बोलता था। ठीक है, तो ये होता है पर्सोनेल। पर्सोनेल होता है स्टाफ। ठीक है, कमेटी ऑन पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंसेस, अब ये जो मिनिस्ट्री होती है पब्लिक ग्रीवेंसेस वगैरह, ये जो मिनिस्ट्री है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, आपको पता है जो सिविल सर्विसेज, जो IAS जो आपका कैडर कंट्रोल करती है, वो यही मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, और IPS का जो कैडर है उसको कंट्रोल कौन करती है, दैट इज होम मिनिस्ट्री। ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब ये जो 8 कमेटियाँ हैं, सबसे पहले मैं दोबारा बोल देता हूँ। कमेटी ऑन कॉमर्स नंबर 1, कमेटी ऑन होम अफेयर्स यानी कि जो आपके होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी मैटर है, HRD। उसके बाद कमेटी ऑन इंडस्ट्री, कमेटी ऑन SNT एंड फॉरेस्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। फिर कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये सारी जो है आपके किसके नीचे आते हैं, राज्यसभा के अंदर। अब बात आती है जैसे बाकी जिसे बच गई, फॉर एग्जांपल कमेटी ऑन इंडस्ट्री, नॉट इंडस्ट्री तो इसमें, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, कमेटी ऑन लेबर, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, जितनी भी कमेटियाँ बच गई, ठीक है, इनके अलावा जो भी कोई नाम आया तो आपको ये समझ लेना है दैट इज वो किसके नीचे है, लोकसभा के नीचे है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई है हमारी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। अब ये मैंने आपको काम बता दिया था। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे कोई एक बिल आया, जैसे 3 फार्म लॉज अभी ऑलरेडी चल रहा है हमारा इशू, तो इसके रिलेटेड अगर इस बिल को किसी कमेटी को देना है तो किसको दोगे आप, डिपार्टमेंटल कमेटी को दोगे। किसको, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे जो कमेटी आती है दैट इज कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। और वो कमेटी किसके नीचे आती है, क्या हमने ये जो आज डिस्कस करी ये इसमें आती है, आप कहोगे नो, तो वो किसके अंदर आती है, ऑब्वियस कमेटी ऑन एग्रीकल्चर बेसिकली लोकसभा के नीचे आती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी हो गई है। अब बात आती है कमेटीज टू इंक्वायर। ठीक है, ये होगी ना हमारी। अभी तो हमने स्टैंडिंग जो कमेटियाँ हैं पार्लियामेंट्री कमेटी उसी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं अभी से। एक हमने फाइनेंशियल कमेटी डिस्कस कर ली जिसके 3 कमेटियाँ थी। अब हमने डिपार्टमेंट कमेटी की जिसमें 24 थी, वो डिस्कस कर ली। अब बात आती है कमेटीज टू इंक्वायर। ठीक है, कमेटीज टू इंक्वायर, नाम से ही पता चल रहा है क्या इंक्वायर करोगे भाई, जांच पड़ताल करना। ठीक है, पूछताछ करनी। ठीक है,
फॉर एग्जांपल जैसे इसमें ना आपके फर्दर सब टाइप्स हो जाते हैं अलग अलग कमेटियों के। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, आपको ज़्यादा इसको अगर नहीं भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कमिटीज टू इंक्वायर क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई काम किया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भाई अगर मान लीजिए मेरे को कुछ जानना है तो मैं पिटीशन लगाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, पिटीशन बेसिकली क्या करता है, मैं इंक्वायर करता हूँ कि ये जो बिल है क्या है, इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया कि नहीं किया, ठीक है। लॉ बनाने से पहले क्या किसी कमेटी को रेफर किया गया कि नहीं किया। तो ये जो ऐसे मैटर्स आते हैं वो किसके तहत आते हैं, कमिटीज टू इंक्वायर। वो कमेटी इंक्वायर करती है, ठीक है। इसके अंदर आपके सदर सब पार्ट होते हैं, जैसे कमिटीज ऑन, लेट्स से कमेटी ऑन पिटीशन, कमिटीज ऑफ प्रिविलेजेस क्या, अब कमिटी जो पिटीशन वो क्या करती है, जो भी मान लिए पिटीशंस आई हाउस के अंदर, ठीक है, बिल को रिलेटेड लेके, तो उसका जो मान लो जो पिटीशन का जो आंसर करना है, ठीक है, वो जो है एक कमेटी करती है, कमिटीज टू इंक्वायर के तहत जो आती है कमेटी ऑन पिटीशंस वो। फिर इसके अंदर अगर आप देखेंगे जो मेंबर्स हैं वो 15 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा। तो टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई 25 बोलोगे आप, नहीं। जैसे मैंने बोला अभी 10 मेंबर किससे आते हैं, लोकसभा से 10 और राज्यसभा से जैसे 15 आएगा यहाँ पे 15 और यहाँ से 10। तो आप ये नहीं बोलोगे टोटल 25 होते, नो, इस हाउस की अलग होगी, लोकसभा की कमिटीज टू इंक्वायर अलग होगी और राज्यसभा की अपनी अलग होगी। तो इसके 10 मेंबर की होती है और इसकी 15 मेंबर की होती है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। ये नहीं है कि जैसे मैंने आपको लास्ट में ये बताया था ना, इसमें 22 होते हैं, इसमें 22 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, तो इसमें बाइफर्केशन बता दिया था, इसमें 15-7, उसमें 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। तो इसमें आपको याद रखना 15 दोनों जो सदन है ना हमारे, उसके अंदर कमेटीज टू पिटीशंस होती ही होती है, कमेटीज ऑन पिटीशन। उसके बाद इसका अगली कमेटी जो आती है, इसके नीचे आती है कमेटीज टू इंक्वायर, वो है आपके कमेटीज ऑन प्रिविलेजेस। यानी कि मान लीजिए किसी मंत्री ने, ठीक है, कोई लेट से वादा किया, झूठ बोल दिया, ठीक है, तो यानी प्रिविलेजेस को ब्रीच किया उसके, तो उसके लिए जो है आपके अलग से कमेटियाँ जो है उस पर एक्शन लेती है। फिर आती है एथिक्स कमेटी, भाई कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, कोई बिजनेस जो है उसको कैसे कंडक्ट किया जाए, उसके रिलेटेड जो है आपकी एथिक्स कमेटी डिसाइड करती है। ये नई है, 1997 में ही बनी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो होती है कमेटी टू स्क्रूटनाइज ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर भी फर्दर क्या है, देखिए मैंने आपको क्या बोला, इसमें 3 आती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है आगे फर्दर ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे नंबर 1 सबसे पहला था कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। गवर्नमेंट ने कोई प्रॉमिस किया, ठीक है, गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने कोई प्रॉमिस किया, हम ऐसा ऐसा करेंगे हाउस के अंदर। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मीडिया के सामने जा करके, मीडिया के सामने बोल देते ना, आने वाले 5 वर्षों में आपको सारी सड़कें 4 लेन मिलेंगी, ठीक है, बट ये क्या मीडिया के सामने दिया, इसमें कोई इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं। बट जैसे लेट से अमित शाह जी ने, ठीक है, 2019 के अंदर जब CAA कानून जो पास किया था, उस टाइम उन्होंने बोला था कि हम जो है ये ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या उन्होंने हाउस के अंदर स्पीच दी है, ठीक है, लोकसभा के अंदर। अब वो उनकी क्या बन गई, अश्योरेंसेस हो गई, यानी कि उन्होंने विश्वास दिलवाया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसके ऊपर क्या है, एक्शन होगा, क्योंकि आपने गवर्नमेंट जो हाउस है, जो पार्लियामेंट्री हाउस है, वो बेसिकली उनकी एक डिग्निटी होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी मिनिस्टर जो हाउस में कुछ भी बोल दे और उस पर कोई एक्शन ना हो, नो। आपको जो बोला, इसलिए बोला जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मिनिस्टर जो है ना, या जो MP है, वो ऐसे नहीं कि कुछ भी आके बड़बड़ कर दे। मीडिया के सामने तो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके हाउस के अंदर वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, उसके बाद कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन पेपर लेड, ठीक है, ऑन द टेबल। अब जैसे मान लो कोई बिल है, उसके ऊपर कब डिस्कशन करनी, वो भी सारे क्या ये कमेटी डिस्कस करती है कि कब करना है। कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST का जो उत्थान है, क्या आज सोसाइटी में उस लेवल पे आया है नहीं, उसके बारे में भी इस कमेटी के ऊपर जो है सारी जांच करती है अपनी। अब उसके बाद में इसमें एक और आता है, जैसे लेट्स से कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, महिलाओं का सशक्तिकरण। उसके बाद जॉइंट कमेटी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट कह रहा हूँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो जो भी कमेटी है, अभी मैंने जो आपको नाम बताया, नहीं याद करें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है, फाइनेंशियल कमेटी और डिपार्टमेंटल कमेटी, दैट्स इट, ठीक है। बाकी जो है अगर आपके इच्छा करें तो आप याद कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ऐसे ही जो है आगे आपकी डे टू डे रिलेटेड बिजनेस कमेटी होती है, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, भाई आज कैसे बिजनेस करेंगे, कल का बिजनेस कैसा होगा, फ्यूचर में कैसे करेंगे, वो सारा जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। वो क्या करती है, डे टू डे फंक्शंस को देखती है, कब क्या करना है। फिर जैसे प्राइवेट मेंबर बिल है, उनका रेजोल्यूशन है, ये सारी किस्में आती है डे टू डे रिलेटेड बिजनेस। ऐसे ही आपका हाउस कीपिंग और सर्विस कमेटी, इसको दोनों नाम से आते हैं, सर्विस कमेटी या फिर हाउस कीपिंग।
क्या होता है, मान लो किसी को कोई एमपी को या मिनिस्टर को हमने बंगला दे दिया, उसके अंदर क्या क्या सर्विस है, क्या उनको लॉन्ड्री सर्विस मिल रही है, ठीक है, उनको क्या टाइम पे चीज़ें मिल पा रही हैं कि नहीं मिल रही है, क्या उनको जो मेड सर्विस है, ठीक है, यानी कि जो एक व्यक्ति दिया जाता है ड्राइवर की सर्विस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या मान लो जो एमपी अब मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी, या एमपी नहीं है लेकिन पहले वो मिनिस्टर था दूसरी गवर्नमेंट में, तो अभी भी वो सरकारी बंगले में रह रहा है, तो उससे खाली करवाना, ये सारा जो है इस कमेटी के नीचे आता है। अब बात आती है एडहॉक कमेटीज़। एडहॉक कमेटीज़ मैंने आपको बता दिया था, ये तो हमने स्टैंडिंग कमेटी पढ़ लिया। अब बात करते हैं इसमें आती है, एक तो आती है 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंक्वायरी कमेटी और एडवाइजरी। यहाँ पे आता है कमेटीज टू इंक्वायर, ठीक है, ये तो है आपकी क्या स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट नेचर की, ये होती है इंक्वायरी कमेटी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई हाउस के अंदर मैटर आया, ठीक है, देश में कोई ऐसा मुद्दा उठा, और हालांकि पार्लियामेंट उसमें कोई ऐसा था ही नहीं कि कानून बनाएंगे ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन देश में कोई ऐसा मुद्दा उठ गया, ठीक है, जैसे लेट्स से काउ स्लॉटिंग का, ठीक है, गौ के जो गाय है हमारी, उनसे रिलेटेड कोई ऐसी स्लॉटिंग का इशू उठ गया, लोग भड़क गए, तो अब इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाएगी, ठीक है, वो क्या करती है, वो सारे मैटर को अच्छे से जांच करती है, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देती है। तो ये क्या है, एडहॉक नेचर की है, यानी कि जब मैटर उठा तभी तो बनाई ना। अब ऐसा तो है नहीं हर साल कोई ना कोई इशू उठा रहेगा तो नहीं यार इसको परमानेंट कर, नहीं, कोई मैटर उठा, अब जरूरी थोड़ी हर साल उठे, 3-4 साल में एक बार कोई मैटर उठ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपनी कमेटी बना देते हैं। तो इंक्वायरी कमेटी बेसिकली यही करती है, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी जो है बेसिकली फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज सेलेक्ट कमेटी और जॉइंट कमेटी। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी हाउस के अंदर कोई बिल आता है, ठीक है, तो वो बिल जो है बेसिकली डिस्कस किया जाता है किसके अंदर, ये डिसाइड किया जाता है कि क्या इसको हम सेलेक्ट कमेटी को दें या फिर जॉइंट कमेटी को दें, ठीक है। जॉइंट कमेटी को मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट में, नाम से पता चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर आएंगे, उधर से चेयरमैन और इधर से लोकसभा के स्पीकर दोनों डिसाइड करेंगे किस किस मेंबर को हम नॉमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए बिल जो है ना वो पहले आपका डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी को जाएगा, या फिर कोई मान लो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी को हम नहीं देना चाहते, कोई यार मैटर ज़्यादा छोटा है तो है नहीं, क्योंकि हम देखते हैं डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी जो है 24 है, उनमें मान लीजिए कोई मैटर है लेट्स से होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड, होम मिनिस्ट्री की जो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी वो ऑलरेडी इतनी बिजी है, उसके पास काम हो जाता है, तो क्यों ना एक एडहॉक कमेटी बना दें जिसमें हम देखेंगे सेलेक्ट बनाए या जॉइंट बनाए। तो जॉइंट बना दे तो दोनों सदनों के मेंबर आएंगे, सेलेक्ट बना दी तो पर्टिकुलर एक ही हाउस के मेंबर होंगे उसमें, ठीक है। तो ये है यहाँ पे हमारा जो है आपका पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, ये वाला जो चैप्टर है कैबिनेट कमेटीज और पार्लियामेंट्री कमेटीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कैबिनेट कमेटी इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मिल गया होगा। अब कंसल्टेटिव कमेटी जो आपकी एक बस्ती है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो अभी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक बोलता है कंसल्टेटिव कमेटी, जो मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर बताया था कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर में डिस्कस करूँगा। कंसल्टेटिव होती है एक अटैच्ड कमेटीज होती हैं, ठीक है, हर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के साथ। ये क्या करते हैं, उनको रिकमेंडेशन करते हैं, सजेशंस देते हैं, ठीक है। ये जो है ऐसा नहीं है कि परमानेंट नेचर के होते हैं, ये आपका बेसिकली माना जाता है लोकसभा के टाइम के साथ डिपेंड करता है। लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो ये भी जो आपकी कंसल्टेटिव कमेटी है वो भी डिसॉल्व हो जाती है। और अगर ये देखा जाता है जब लोकसभा इलेक्शन के बाद नई लोकसभा बनती है तो ये भी जो है नई बन जाती है, नई कंसल्टेटिव कमेटी। तो इसमें क्या होता है, जो आपके मेंबर्स होते हैं कंसल्टेटिव कमेटी के, वो जस्ट एक मिनिस्ट्री के साथ अटैच कर दिया जाता है। जो भी मान लो मैटर होता है, इशूज होता है, उसकी वो सजेशन या रिकमेंडेशन देते हैं, दैट्स इट। और जरूरी नहीं है कि वो बाइंडिंग हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसके साथ ही जो है हमारा ये लेक्चर हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। तो बेसिकली ये हो गया है आपका लेक्चर, लगभग 1 घंटे का हो गया है, और 1 आवर 35 मिनट्स का आपका इससे पहले कैबिनेट वाला हो गया था। तो इसीलिए जो है मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। चलो भाई एक बार बच्चों की भी सुन लेते हैं, बच्चों की डिमांड है तो। लेकिन मैं यही बोलूँगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि बच्चों मेहनत से नहीं डरना है, आपको मेहनत करना पड़े कितने भी। अगर देखिए ज़िंदगी में कुछ करना है ना, एक टाइम तो ऐसा जरूर आएगा, आप कोई भी फील्ड उठाना, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो, और या फिर एक जॉब मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी जॉब कर रहा हो, लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब आपको मेहनत करनी होती है। अगर नहीं कर रहे हो, हमेशा मेहनत से टल रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आप जो है आप ज़िंदगी में लड़खड़ाते रहोगे। फिर पूरी उम्र जो है ना आप हमेशा ये को काश ऐसा कर लेता, ठीक है, एक रिग्रेट रहेगा आपके पास। तो लेकिन वो रिग्रेट मैं चाहता हूँ लाइफ टाइम ना रहे आपके पास, एक टाइम तो मेहनत कर लीजिए तो आगे, ठीक है। जिस बच्चे ने भी जो बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने क्यों बोला, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ये मत अपने अंदर ये लेके आए कि यार लेंथी लेक्चर में नहीं देख रहा, या मैं इसको मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं है इसके पास। आप एक चीज़ देखिए, यूट्यूब पर जब जाते हैं, ठीक है, आप किसी एक वीडियो को देखने लगे, उसके बाद मान ले कब आपके 2 घंटे निकलते हैं आपको खुद नहीं पता चलता, एक मूवी को देखते देखते। तो क्यों आप जो है अपने माइंड को ऐसा बनाते हैं कि स्टडी के रिलेटेड आप ये बोलते हो कि यार लेक्चर लेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा। एक तो आपको लेक्चर जो है हम जो है जो कंटेंट दे रहे हैं
वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब तक हमने कोई ये नहीं बोला कि हम चार्जेस करें, ऑलरेडी हम अपने जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनसे पेड लेते हैं, क्योंकि उसमें अलग से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन इनिशिएटिव क्या है कि हमने जो प्रॉमिस किया था कि हम बेसिकली जो रूरल बच्चे जो होते हैं, क्योंकि मैंने आपको जब हमने इस चैनल को स्टार्ट किया था उसमें ये बोला था कि बच्चों के पास टैलेंट तो है, जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ घूमने के, ठीक है, तो उसमें मैं देखता हूँ बच्चों के पास टैलेंट तो है लेकिन गाइडेंस नहीं है। तो मेरा यही मेन रहेगा कि मैं जो बच्चों को गाइड कर पाऊँ, ताकि वो जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं लाइफ में लेकिन गाइडेंस की कमी की वजह से, तो वो बाद में फिर रिग्रेट करते काश हमारे पास इस टाइम वो गाइडेंस है। जैसे आज भी जब देखते पुराने बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते थे और वो बोलते जो अब गाइडेंस हमें अभी के बच्चों को मिल रही, हमारे टाइम में होती तो हम क्लियर कर जाते। तो ऐसा ना हो कि रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, इवन आपके जो सिटीज़ में रहते हैं उनके पास भी जो है गाइडेंस की कमी होती है, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी सिटी में रहते हो सारे रिच फैमिली के फैमिली हो, भाई वहाँ पे भी लोअर क्लास की फैमिली होती है, तो उनमें आपके पास इंटरनेट नहीं हो सकता या फिर कोई लेट्स से स्मार्टफोन नहीं हो सकता, ठीक है। अभी भी आपको पता हो तो 500 मिलियन यानी 50 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, ठीक है। 140 करोड़ के अंदर से तो ऐसे हैं 50 करोड़। अब ऐसे भी होंगे 50 करोड़ में तो बताया जिनके पास तो है ही नहीं, तो 90 करोड़ तो इसमें से ऐसे भी होंगे, 90 करोड़ बच गए ना, 90 करोड़ में से ऐसे होंगे कि 40 करोड़ ही ऐसे होंगे जिनके पास हमेशा हमेशा इंटरनेट रहता है। बाकी जो बच के 50 करोड़ और वो ऐसे होंगे जिनके पास इंटरनेट तो होता है लेकिन एक टाइम खत्म होने के बाद वो 2-3 महीने तक उसको रिचार्ज नहीं करते हैं, ठीक है, और जो है ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो इसलिए जो है आप खुश नसीब हो अगर आपके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, तो आप इन लेक्चर्स को देख पा रहे हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को देता हूँ अब रेस्ट। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहे बढ़ते रहे। अगर मेरी किसी बातों को बुरा लगे तो जो है आप उसको दिल पे मत लेना, ठीक है। एज ए टीचर ये मेरा काम बनता है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम टू गाइड करता हूँ। चलिए तो मिलते हैं अब ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। अगला लेक्चर जो रहेगा आपका वो रहेगा स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। अगर आपने पार्लियामेंट का लेक्चर किया तो वो आपके लिए बिल्कुल मक्खन होगा, दाएं हाथ का खेल होगा, ठीक है, आराम से कर जाओगे। लेकिन नहीं किया है तो मैं बोलूँगा आप पहले इसको देखना फिर स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि मैं डायरेक्ट रेफरेंस लूँगा पार्लियामेंट का यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए तो टिल देन हैप्पी लर्निंग।